हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर यानी कंपोजिशन स्कीम। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है आज इस चैप्टर की सेकंड क्लास है। पहली क्लास आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उस क्लास में ना आपने डेफिनेशन ही पढ़ी थी, वो डेफिनेशन जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी। कंपोजिशन स्कीम नहीं पढ़ी आपने। कंपोजिशन स्कीम के चैप्टर में होने वाली डेफिनेशंस, यूज होने वाली डेफिनेशन पढ़ी है। एग्रीगेट टर्नओवर आपने पढ़ लिया, टर्नओवर इन अ स्टेट ऑब्लिक यूटी आपने पढ़ लिया, एग्जेम्प्ट सप्लाई पढ़ लिया, टैक्सेबल सप्लाई पढ़ लिया, नॉन टैक्सेबल सप्लाई पढ़ लिया। मैं जानता हूं आज हमारी सेकंड क्लास है, लेकिन यकीन मानो एक्चुअल में तो कंपोजिशन स्कीम की पहली क्लास है, क्योंकि आज ही क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिरकार कंपोजिशन स्कीम है क्या। ओके सर, कंपोजिशन स्कीम इस बार के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज कंपोजिशन स्कीम को पूरा सीरियसली पढ़ें और बहुत ध्यान से सुने। एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम शुरू करना ना, तो मैं ये नोट्स से बाद में करवाऊंगा। पहले मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा, मैंने पीपीटी बना रखी है कंपोजिशन स्कीम की, तो वहां से आपको करवाऊंगा। जब हम कंपोजिशन स्कीम पढ़ेंगे तो एक तो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10 और एक हम पढ़ेंगे रूल 3 to 7। ये पहला चैप्टर है हमारे अब तक के सिलेबस का, जहां हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। रूल 3 से लेकर रूल 7 तक पढ़ेंगे, राइट। इससे पहले हमने किसी चैप्टर में रूल्स नहीं पढ़े। तो सेक्शन 10 पढ़िए और रूल 3 to रूल 7 पढ़िए और कंपोजिशन खत्म। अच्छा, पूरे चैप्टर को एक ही सेक्शन में रखा गया है, सेक्शन 10। सेक्शन 10 पढ़ लिया, समझ लो कंपोजिशन स्कीम खत्म हो गया। ओके सर, चलिए सर स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम सर अगर आपको शुरू समझना है ना, तो बड़ा ध्यान सुनना प्लीज। तो आपको मिलना पड़ेगा एक किराना वाले से। किराना वाला, वो किराने वाला जो आपके आस पड़ोस में साबुन, तेल, चीनी सब बेचता है ना, उससे मिलो। किराना वाला बता सकता है आखिरकार कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम सीखनी है ना, तो आपको मिलना पड़ेगा एक स्मॉल डीलर से, जो एक बड़ा डीलर नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं है। ये लोग आपको बताएंगे कि कंपोजिशन स्कीम क्या है और क्यों है। क्या है वो तो मैं बता ही दूंगा, क्यों है कंपोजिशन स्कीम इन लोगों की वजह से है। एक्चुअली ना हमारे जो ट्रेडर भाई है, मतलब जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, जिनकी टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है, वो छोटा मतलब कितने टर्नओवर वाले को छोटा बोलते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार आप ऐसे सुन लो। जो छोटे ट्रेडर हैं, जिनकी टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है, वो लोग ना सरकार के पास गए, बोले सरकार हम आपके टैक्स से दुखी नहीं है, हम इस बात से दुखी नहीं है कि आप हमसे टैक्स लोगे, हम दुखी हैं उन इतने सारे झंझट से जो आपने बना रखे हैं। सरकार ने कहा भी ऐसा हमने क्या बना दिया सर। आप छोटे डीलरों ने अपनी बात कहनी शुरू करी। बोले देखिए सर, हम छोटे मोटे लोग हैं, हमारी किराने की दुकान है, चाय चीनी चाय पत्ती चीनी साबुन बेच के हम पैसे कमाते हैं। बोले हाँ, तो क्या हुआ। बोले सर जीएसटी का बर्डन कुछ हमारे ऊपर देखा आपने किस तरीके से है। बोले किस तरीके से। बोले सर आप लोग कहते हो हमें आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला आपके फायदे का है। बोले फायदे का छोड़ो सर, आईटीसी क्लेम कैसे होता है, हमें आता ही नहीं। आपने बोला हमें रिटर्न भरनी पड़ा करेगी बार बार हर महीने की। आपने बोला जीएसटी के रेट 18% है, 28% है, जीएसटी के रेट बड़े सारे ज्यादा है। सर एक बात बताइए, इतने सारे झंझट हमसे ना हो पाएंगे सर। अब कल को आप कह दोगे अगर हमसे नहीं हो रहे तो हम एक सीए रख लें, एक अकाउंटेंट रख लें जो हमारे लिए काम करे। पैसे तो हम वैसे नहीं कमा पा रहे ढंग से, छोटा सा मार्जिन होता है हमारा काम के अंदर, ऊपर से एक बंदा और रख ले हम जो हमारे लिए काम करेगा और हमारे पैसे लेगा। सर ये हमसे नहीं हो पाएगा सर, देखो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हमें टैक्स लाइबिलिटी से दिक्कत कम है, हमें तो इन झंझट से ज्यादा दिक्कत है। आईटीसी क्लेम करो, कस्टमर से जीएसटी चार्ज करो, टैक्स इनवॉइस नाम का बिल बना के दो कस्टमर को, फिर वो पैसे को गवर्नमेंट के पास जमा कराओ और फिर वो रिटर्न भरो, रिकॉर्ड्स बनाओ। ओह माय गॉड, पता नहीं सर क्या क्या झंझट है, हमारे बस की नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला भाई अब जीएसटी का सिस्टम है, फॉलो तो करने पड़ेगा। बोले नहीं सर ऐसे नहीं हो पाएगा, सिंपल सा कोई सिस्टम बना दो हम लोगों के लिए, हम छोटे मोटे डीलर हैं, हम बड़े लोग नहीं है सर। अरे जिनकी करोड़ों में टर्नओवर है, 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, बड़े बड़े टर्नओवर है, वो लोग तो किसी को पॉइंट भी कर लेंगे अपने काम के लिए, हम लोग ना कर पाएंगे सर। गवर्नमेंट ने बोला अच्छा तो क्या चाहते हो। बोले हमें तो कोई सीधा सीधा तरीका बता दो भाई, इतना टैक्स देना है हम आपको दे दिया करेंगे, सिस्टम बना लो सर, ऐसा कुछ बना लो। और ऐसे डीलर्स के लिए जो परेशान ना हो,
जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो ज्यादा परेशान ना हो, एक कंपोजिशन स्कीम को बनाया गया। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है मैं दिखाता हूं आपको, एक बार इसको छोड़ दो आप। हाँ, नॉर्मल प्रोसीजर। आइए आप मेरी इस स्लाइड को देखिए। नॉर्मल प्रोसीजर का मतलब है कंपोजिशन स्कीम ना लें तो क्या होगा। देखिए सर, एक मिस्टर ए है, बिल्कुल ध्यान सुनना, एक मिस्टर ए है, ये एक स्मॉल डीलर है। अगर कंपोजिशन स्कीम नाम की चीज ना हो तो क्या होगा सर? जब ये सप्लायर है, मान लो एक किराने वाला है, जब ये मिस्टर एक्स से सामान परचेज करेगा तो इसे परचेज के ऊपर एक इनपुट टैक्स देना पड़ेगा। हाँ सर, वो तो पता ही है, जब भी कोई आदमी परचेज करता है उसे इनपुट टैक्स देना पड़ता है। जब ये इनपुट टैक्स देगा तो इसे क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट अवेलेबल है। इसे पहली समस्या यही आई कि ये क्रेडिट लेते कैसे हैं। गवर्नमेंट ने बोला वो तुम जानो। फिर मिस्टर ए आगे जनता को बेचेगा, मिस्टर बी को बेचेगा, सप्लाई करेगा तो इसे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा और इसे जीएसटी का रेट जो है 18% से कलेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए फिर ये गवर्नमेंट को पे करेगा ये 18% और ये क्रेडिट क्लेम कर लेगा, यानी कि जो इसने इनपुट टैक्स पे किया है उसको माइनस कर लेगा। इसके अलावा इसे रिटर्न भरनी पड़ेगी मंथली, इसके अलावा इसे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, इसके अलावा इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, जिसके लिए हो सकता है इसे एक अकाउंटेंट रखना पड़ जाए। सर एक नॉर्मल प्रोसीजर, अगर कंपोजिशन स्कीम ना होती तो एक किराने वाले को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती, एक छोटे डीलर्स को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती। और एक और मुसीबत है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। बताइए, किराने वाले के पास एक ही तरह का सामान बिकता है, कई तरह का सामान होता है? सर किराने वाले के पास तो 1000 तरह का सामान होता है सर, साबुन, तेल, सर्फ, मतलब क्या क्या बताऊं सर, हर तरह का सामान अलग होता है। आप बताओ, क्या हर तरह के प्रोडक्ट पर सेम जीएसटी का रेट है या हर प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट अलग हो सकता है? सर जीएसटी का रेट तो अलग होता है, साबुन पे रेट अलग होगा, नमक पे अलग होगा और चीनी पे अलग हो सकता है, अलग हो सकता है सर। तो बताओ, एक और झंझट हो गया बेचारा, वो ये भी याद करे कि जो सामान मैं बेचने जा रहा हूं इसके ऊपर जीएसटी का रेट क्या है। तो जो किराने वाला ना, किराने वाला ये जो बंदा है, स्टोर वाला, किराना स्टोर वाला, ये कह रहा है जी मुझे टैक्स देने में दिक्कत फिर भी कम होगी। दिक्कत मुझे है कि मुझे आईटीसी क्लेम करना है, मुझे जीएसटी कलेक्ट करना है, मुझे इनवॉइस भी देना है, इशू करके है, मुझे रिटर्न फाइल करनी है मंथली, मुझे अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, उसके लिए मुझे अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, जीएसटी का रेट भी 18% लगाना है। सर ये दिक्कत है। सर आप बताइए प्लीज, आप जरा सोच के बताइए, कंपोजिशन स्कीम का जन्म, कंपोजिशन स्कीम का जन्म टैक्स को बचाने के लिए किया जा रहा है या झंझट खत्म हो जाए, ये जो बिना बात के इतने सारे मतलब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज है, इनको खत्म किया जाए? सोचो सर, सोचो। तो सर जीएसटी कंपनसेशन कंपोजिशन स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि ये सारे झंझट खत्म हो जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई डीलर कंपोजिशन स्कीम लेता है तो नंबर 1 ये एक ऑप्शनल स्कीम है। प्लीज मेरी बात पर ध्यान सुनना, कंपोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है। एग्जाम में ना 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्या आता है क्वेश्चन कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 विच वन इज अ कंपोजिशन, विच वन इज एन ऑप्शनल स्कीम। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शनल स्कीम है, और उसी में एक कंपोजिशन स्कीम दे रखी होती है, तो आप बोलेंगे कंपोजिशन स्कीम इज ऑप्शनल स्कीम। यस, ऑप्शनल का मतलब क्या है? सर किराना वाला कहता है जी मैं तो अकाउंटेंट रख लूंगा, मैं तो रिटर्न मंथली फाइल कर दूंगा, मैं तो जीएसटी 18% ही काटूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अकाउंटेंट, अगर किराना वाला अगर सब कुछ नॉर्मल तरीके से करना चाह रहा है तो करने दो, अगर उसका मन नहीं है कंपोजिशन स्कीम लेने का तो मत लेने दो। ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्शनल है। जो किराने वाला हमें आके बोलेगा कि मालिक मैं नहीं कर सकता इतने काम, मुझे तो कंपोजिशन स्कीम दे दो, मुझे तो कोई सिंपल तरीका बता दो, वो इस स्कीम को लेगा, उसी को ये स्कीम मिलेगी। जो ऐसा नहीं बोलेगा वो नॉर्मल स्कीम में ही फॉल करेगा। नॉर्मल स्कीम समझते हो? नॉर्मल स्कीम जो मैंने अभी भी आपको दिखाई थी वो होती है, मैं बोलता हूं नॉर्मल स्कीम का मतलब हम लेते हैं सेक्शन 9। आपने सेक्शन 9 याद होगा, लेवी एंड कलेक्शन। हमने एक चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू सीजीएसटी एक्ट, वहां एक सेक्शन 9 पढ़ा था। तो वो सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 है लेवी एंड कलेक्शन। किस चीज का? जीएसटी का। नॉर्मल सेक्शन है। लेकिन सेक्शन 10 क्या है? सेक्शन 10 भी चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 10 भी चार्जिंग सेक्शन है, लेकिन ये नॉर्मल स्कीम का नहीं है, ये कंपोजिशन स्कीम का है, ये कंपोजिशन स्कीम का है। यानी कि अगर आपने कंपोजिशन तरीके से भरना है तो आपको सेक्शन 10 लगेगा, और अगर आपने टैक्स नॉर्मल तरीके से भरना है तो आपको सेक्शन 9 लगेगा। सेक्शन 10 अपने आप में एक चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 10 अपने आप में एक चार्जिंग सेक्शन है।
और मैं दिखाऊंगा जब सेक्शन 10 शुरू होता है वो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट। पूरे एक्ट में क्या लिखा है वो सब भाड़ में जाए, ये अपने आप में एक चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 10 अपने आप में एक चार्जिंग सेक्शन है। या तो आप इधर आएंगे या आप इधर आएंगे, दोनों तरफ नहीं है। तो या तो आप टैक्स सेक्शन 10 के हिसाब से भर रहे हैं या आप टैक्स सेक्शन 9 के हिसाब से भर रहे हैं। ओके सर, ठीक है जी। कंपोजिशन स्कीम, मिस्टर ए स्मॉल डीलर है, सप्लायर है, एग्जांपल के लिए किराना स्टोर वाला, जब ये परचेज करेगा इनपुट टैक्स पे करेगा क्योंकि देखो भाई जो आदमी बेच रहा है, मिस्टर एक्स जो सेलर है जो बेच रहा है, वो तो अपना जीएसटी लेगा ही लेगा। आप कंपोजिशन स्कीम में हो या नॉर्मल स्कीम में हो, मुझे क्या लेना। मैंने आपको सामान बेचा है, मैं तो आपसे जीएसटी लूंगा ही लूंगा। तो जब आप सामान खरीदेंगे तो आपको एक इनपुट टैक्स देना पड़ेगा, और जब आप इसी सामान को मिस्टर बी को सप्लाई करेंगे, इसी सामान को, ध्यान सुनना, इसी सामान को आप जीएसटी मिस्टर बी को सप्लाई करेंगे तो आप जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। यस सर, कंपोजिशन स्कीम का पहला फायदा, कंपोजिशन स्कीम का पहला फायदा, आप जब कस्टमर को सामान बेचेंगे तो बिल में जीएसटी नहीं लगाएंगे, बिल में जीएसटी नहीं लगाएंगे, आप जीएसटी नहीं भरेंगे। स्टूडेंट के मन में दो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम कस्टमर से जीएसटी नहीं लेंगे तो क्या अपनी जेब से सरकार को देंगे या सरकार को देना ही नहीं होता? जवाब है आपको देना पड़ेगा सरकार को, लेकिन अपनी जेब से, अपनी जेब से देना पड़ेगा। यस, अपनी जेब से सरकार को देना पड़ेगा। आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। झंझट से बचना था ना आपको, बच गए आप, बच गए आप। रिटर्न फाइल आपको एनुअली करनी है, ये एनुअली ही करनी है, बट टैक्स आपको क्वार्टरली पे करना पड़ेगा। पहले टैक्स भी क्वार्टरली, टैक्स भी एनुअली था। नॉर्मल स्कीम में जो आप टैक्स भरते हो वो एनुअली भरते हो, सॉरी टैक्स जो है वो मंथली भरते हो, और रिटर्न भी मंथली होती है। नॉर्मल स्कीम में टैक्स मंथली आता है और रिटर्न भी मंथली आती है। कंपोजिशन स्कीम में तो आपके मजे ही मजे, मजे ही मजे। रिटर्न तो आपको साल में एक ही बार भरनी है, हाँ, लेकिन टैक्स आपको क्वार्टरली भरना है। टैक्स आपको क्वार्टरली भरना है, हर 3 महीने बाद आपको टैक्स भरना है। ये भी तो फायदा है, फायदा। कोई इनवॉइस इशू नहीं करना। जब आप कस्टमर से जीएसटी ले ही नहीं रहे तो आप टैक्स इनवॉइस क्यों दोगे? तो फिर आप कस्टमर को बिल नहीं दोगे? बिल तो दोगे आप, लेकिन उस बिल का नाम होगा रिटेल इनवॉइस नहीं बोलूंगा, उस बिल का नाम होगा बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई। यस, तो आप कस्टमर को जो बिल काट के दोगे वो बिल ऑफ सप्लाई होगा, और कस्टमर से उस बिल के अंदर कोई जीएसटी आप कलेक्ट नहीं करोगे। तो सर एक बात बताओ, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना आपको। नो नीड टू मेंटेन द रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, लेकिन आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, आईटीसी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। अब सच डीलर हैज टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट एट द रेट ऑफ 1% नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब है, इसके अलग अलग रेट है, बता दूंगा। नॉर्मली 1% का मतलब है आपको जीएसटी गवर्नमेंट को कितना देना है? 1%, जो अपनी जेब से देना है। आप कस्टमर से तो कलेक्ट करोगे नहीं, आपको अपने आप देना पड़ेगा जेब से, तो आपको 1% देना बस। जो भी आपके टर्नओवर है, जो भी आपने सेल किया है, उसका 1% सरकार को दो, झंझट खत्म। आपने क्या पे किया था उसे भूल जाओ, आपने कस्टमर से नहीं लेना। आपने जितने का बेचा सामान, बस उसका 1% निकालो और सरकार को दे दो, कंपोजिशन स्कीम खत्म। तो सर कंपोजिशन स्कीम में आप बच गए झंझट से। स्टूडेंट कहता जी कंपोजिशन स्कीम फायदेमंद है। मैंने कैसे? सरकार को टैक्स सिर्फ 1% देना है। मैंने कहा हाँ, सरकार को टैक्स सिर्फ 1% देना है। अरे सर ये तो बहुत फायदेमंद है। मैंने कहा बहुत कैसे फायदेमंद हो गया भाई? बोला सर वहां रेट 18% था, यहां 1% है। अब ये कंपैरिजन मैं आपको सिखाना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सरकार का लॉस हो गया, गवर्नमेंट का लॉस हो गया। भाई गवर्नमेंट का लॉस हो गया कैसे? पहले गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा था 18%, अब गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा 1%, गवर्नमेंट का लॉस हो गया। सर यकीन मानो सरकार का कोई लॉस नहीं हुआ, ऑलमोस्ट कोई लॉस नहीं हुआ, सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, और डीलर को भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। फायदा अगर हुआ है तो यह हुआ है उसे इनवॉइस इशू नहीं करना, उसे रिटर्न एनुअली भरनी है, टैक्स क्वार्टरली भरना है, बुक्स नहीं बनानी है, यह फायदा हुआ है। फाइनेंशियली टर्म में ना सरकार को लॉस हुआ है, ना कंपोजिशन डीलर को फायदा हुआ है। अगर आपको लगता है कि टैक्स 1% रह गया, डीलर को फायदा हो गया, तो आप गलतफहमी में हो। क्योंकि आपको आंसर मैं भी दे देता हूं, दिखाऊंगा। क्योंकि अब डीलर को क्रेडिट भी तो नहीं मिलेगा,
आईटीसी का बेनिफिट भी तो नहीं मिलेगा, तो फायदा कहां से होगा? आइए मैं आपको दिखाता हूं, मैंने करके दिखाया है। नॉर्मल स्कीम, देखिए सर, जब आप नॉर्मल स्कीम में बात करते हैं, मिस्टर ए की बात करते हैं, उसने एक्स से सामान किया, मान लीजिए 1 लाख रुपए का। ए ने एक्स से सामान खरीदा 1 लाख का, इसके ऊपर जीएसटी पे किया 18% के हिसाब से, मान लीजिए 18,000। ये आ गया जी आपका 1,18,000। कल को ए जब इसको बेचेगा, सप्लाई करेगा, अज्यूम कर लेते हैं ए इसको बेच रहा है 1,10,000 में। हाँ, ऑफकोर्स 1 लाख का खरीदा है, तो मैं मान लेता हूं इसने प्लस प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लिया होगा अपना 10% के हिसाब से, तो 1,10,000 का बेचेगा। जब ये 1,10,000 का बेचेगा तो ये कस्टमर से जीएसटी लेगा, जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, 19,800 रुपए। 1,10,000 का 18% हो गया 19,800। तो भाई ये कस्टमर से टोटल लेगा 1,29,800। नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मली हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जो जीएसटी आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, जो जीएसटी आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, इसमें से आप अपने इनपुट जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो और बैलेंस आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो आपने जीएसटी कस्टमर से लिया है 19,800, जो कस्टमर से जीएसटी लेते हैं उसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं, और माइनस यहां पर हम करेंगे वो जीएसटी जो आपने किसको पे किया था, सेलर को। जहां से आपने खरीदा था ना, वहां आपने जीएसटी पे किया था, वो माइनस कर देंगे, यानी कि आप आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट जीएसटी का। तो आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे 18,000 रुपए, सॉरी गवर्नमेंट को आप पे कर दोगे, टोटल गवर्नमेंट की वैल्यू होगी 19,800, गवर्नमेंट की कलेक्शन होगी 19,800। कैसे? एक्स ने आपसे 18,000 रुपए लिए थे, एक्स ने ये पैसा गवर्नमेंट को दे दिया होगा 18,000 रुपए, बिल्कुल दे दिया होगा सर, और आपने गवर्नमेंट को 1,800 रुपए दिए, तो गवर्नमेंट के पास जो कलेक्शन आ गई वो 19,800 रुपए आ गई। बताइए प्लीज, गवर्नमेंट के पास कितनी कलेक्शन है नॉर्मल स्कीम में? 19,800। गवर्नमेंट का आपके जेब से कितना जा रहा है? 1,800 रुपए जा रहा है, 1,800 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब 19,800 जा रहा है बेसिकली। तो ये भी गया 18,000 प्लस 1,800 ये गया। अब अगर हम कंपोजिशन स्कीम में आएंगे तो क्या होगा सर? अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आएंगे तो मिस्टर एक्स से मिस्टर ए परचेज करेगा 1 लाख का, जीएसटी तो लगेगा 18,000, टोटल वैल्यू होगी 1,18,000। अब जब मिस्टर बी को बेचेगा, मिस्टर ए मिस्टर बी को यही सामान बेचेगा 1,10,000 का, मान लेते हैं प्रॉफिट जोड़ के बेच रहा है 10,000, 1,10,000 का, जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। ये जीएसटी कलेक्ट नहीं किया है, वो कस्टमर से तो 1,10,000 ही लेगा, कस्टमर से तो 1,10,000 ही लेगा, लेकिन अपनी जेब से इस 1,10,000 का 1% गवर्नमेंट को देके आएगा, गवर्नमेंट को देके आएगा 1,100 रुपए, ये गवर्नमेंट को मिलेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को टोटल पैसा कितना मिला सर? गवर्नमेंट को एक तो मिस्टर एक्स से मिल गए 18,000, और यहां से मिले हैं 1,100 रुपए, यहां से मिले हैं 1,100 रुपए, तो ये आपका आ गया 19,100। वहां आया था 19,800, ज्यादा फर्क नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन का फर्क है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को उतना पैसा आ ही गया। ये तो नहीं ना गवर्नमेंट को सिर्फ 1% मिला है, 1,100 मिला है, नहीं। अगर आपने गवर्नमेंट को 1% टैक्स दिया है तो आप इस 18,000 का क्रेडिट भी नहीं ले पा रहे हो। अगर वहां 1,10,000 का 18% ऑफ जनता से कलेक्ट कर रहे थे तो आपको 18,000 का क्रेडिट भी मिल रहा था, यहां नहीं मिलेगा। तो भाई एक ही बात है, यहां पर भी आप जो गवर्नमेंट को दे रहे हो वो अप्रोक्सीमेटली 19,100 मिल रहा है। तो फाइनेंशियली कंपोजिशन स्कीम लेने से गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता और ना ही कोई कस्टमर को, डीलर को बेनिफिट होता है। डीलर को कंपोजिशन स्कीम लेने से अगर कोई बेनिफिट होता है तो वो बेनिफिट है उन तमाम झंझट से बचने का, वो बेनिफिट है रिटर्न को मंथली ना करके एनुअली फाइल करने का, टैक्स को मंथली पे ना करके क्वार्टरली फाइल करने का, इनवॉइस ना इशू करके बेनिफिट है, अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना रिकॉर्ड करके बेनिफिट है। ये बेनिफिट है कंपोजिशन स्कीम में। प्लीज टेल मी द कंपोजिशन स्कीम इज क्लियर और नॉट क्लियर? यस, आई होप आप लोगों को कंपोजिशन स्कीम क्लियर हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। कंपोजिशन स्कीम की बात करते हैं। देखो, सप्लाईज, अब मैं कंसेप्ट को आगे बढ़ाता हूं। सप्लाई दो तरह की हो सकती है, गुड्स की या सर्विसेज की। अगर आप गुड्स की सप्लाई में डील करते हो, और मेरा मतलब है ओनली गुड्स की सप्लाई में डील करते हो, तो यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम किसको मिलती है? जो जनरली गुड्स में सप्लाई करते हैं, गुड्स में डील करते हैं। मैं बताऊं, सुनो, पहले अर्लियर क्या था, अर्लियर जो कंपोजिशन स्कीम थी ना, अर्लियर जो कंपोजिशन स्कीम थी वो गुड्स फोकस्ड थी, गुड्स फोकस्ड। कंपोजिशन स्कीम जनरली गुड्स वालों को ही मिलती थी अर्लियर। हालांकि इसमें एक सर्विस भी थी,
एक सर्विस थी रेस्टोरेंट सर्विस, बस। अर्लियर ये था कि मैं बोलूं अगर 2017 में जीएसटी आया था तो 2017 में कंपोजिशन स्कीम भी आ गई थी। तो 2017 की बात करूं तो कंपोजिशन स्कीम मेनली गुड्स वालों को मिलती थी, सर्विस के नाम पर एक ही बंदे को मिलती थी, रेस्टोरेंट सर्विस वालों को। आज मैं बोलूं तो कंपोजिशन स्कीम गुड्स फोकस्ड भी है, नाउ आज गुड्स फोकस्ड भी है और सर्विस फोकस्ड भी आ गई है। अगर आप सर्विस ज्यादा देते हो, गुड्स नहीं देते हो, तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। तो आज के दिन अगर मैं बात करूं, अपडेशन करूं आज तक की, तो कंपोजिशन स्कीम गुड्स फोकस्ड भी है, सर्विसेज फोकस्ड भी है। लेकिन पुराने जमाने में ये ज्यादातर गुड्स वालों को ही मिलती थी। तो लिखा है गुड्स वाले तो यस दे कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। सर्विस की अगर बात करें तो मैंने दो सर्विस में बांट दी है, रेस्टोरेंट सर्विस, एनी अदर सर्विस। तो यस सर, रेस्टोरेंट को तो पहले भी मिलती थी, रेस्टोरेंट को पहले ही मिलती थी। कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्या एनी अदर को मिल जाएगी? क्या और सर्विसेज को मिल जाएगी? मैं एग्जांपल लेता हूं ब्यूटी पार्लर की सर्विस। एक ब्यूटी पार्लर वाले हैं, वो क्या करते हैं बताइए? वो ज्यादातर गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं? सर्विसेज देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट गुड्स देता है या सर्विसेज? सर्विसेज देता है। कोचिंग सेंटर वाले गुड्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। क्या इन सबको मिल जाएगी? आंसर है दे कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम नाउ, अब मिल जाएगी। अर्लियर दे आर नॉट एंटाइटल्ड। पुराने जमाने की बात करूंगा तो नहीं मिलती थी, लेकिन आज के दिन की बात करूं तो कंपोजिशन स्कीम एनी अदर सर्विस को भी मिल जाएगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके लिए एक नया सेक्शन आया है, उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 10(2)(a)। पहले सेक्शन नहीं था, अब 2A से समझ जाओ। सेक्शन 10(2) के बाद 10(3) था, लेकिन बाद में 10(2)(a) डाल दिया गया, वहां बोल दिया गया मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो गाइज आज बताओ कंपोजिशन स्कीम किसको मिल जाएगी? सर आज गुड्स को भी मिल जाएगी, सर्विसेज को भी मिल जाएगी। आज गुड्स को भी मिल जाएगी, सर्विसेज को भी मिल जाएगी। ठीक है सर, ये मैंने आपको करवा दिया नॉर्मल प्रोसीजर, इसको मैं छोड़ देता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे आगे आगे। यस, पर्सन, कंपोजिशन स्कीम किस पर्सन को मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? सर दो बातें हो सकती है, आप रजिस्टर्ड भी हो सकते हो, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हो। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। एक अनरजिस्टर्ड डीलर को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो आपको रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। आखिरकार कोई बंदा अगर अनरजिस्टर्ड है तो कंपोजिशन स्कीम लेगा भी क्यों? अरे अनरजिस्टर्ड का मतलब आपको टैक्स नहीं देना। तो ये बात का क्वेश्चन कहां से आएगा कि आपको नॉर्मल स्कीम में देना या कंपोजिशन स्कीम में देना? जब टैक्स ही नहीं देना तो काहे की नॉर्मल, काहे कंपोजिशन? इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड यू कांट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, बट इफ यू आर रजिस्टर्ड तो आपको फिर टैक्स देना है। इसका मतलब कंपोजिशन स्कीम का रोल कब आता है? एक्चुअली कंपोजिशन की स्टार्टिंग कब होती है? जब आपको टैक्स वा देना होता है। मैंने मतलब टैक्स देना होता है। जब आपको टैक्स देना होता है तो कंपोजिशन स्कीम की बात चलती है। हम पूछते हैं आप नॉर्मल स्कीम में दोगे या कंपोजिशन स्कीम में दोगे? यस और नो? हालांकि मैं बता दूं आपको डिसाइड पहले ही करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही। आज के दिन आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है या नॉर्मल स्कीम में जाना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसी फॉर्म में एक ऑप्शन दी होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन नॉर्मल स्कीम में जाना है या कंपोजिशन स्कीम में जाना है। पार्ट बी होता है रजिस्ट्रेशन के अंदर, फॉर्म के अंदर हम करेंगे डिस्कस, तो वहां आपको डिसाइड करना पड़ता है। सर अगर आप रजिस्टर्ड हो तो दो बातें हो सकती है। रजिस्टर्ड के अंदर दो बातें हो सकती है, देखो बताऊं। एक होता है वॉलेंटरली रजिस्टर्ड। वॉलेंटरली रजिस्टर्ड मतलब आप रजिस्टर्ड के लिए लायबल नहीं हो। आपको पता जिसकी टर्नओवर 20 लाख या उससे कम होती है ना, वो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी नहीं होता। उसके लिए करवाए ना करवाए उसकी मर्जी है। मान लीजिए आपकी टर्नओवर जो है, मान लीजिए आपकी जो टर्नओवर है, ऐसा मान लेते हैं एक बार, वो है 5 लाख रुपए। आपकी टर्नओवर जो है वो 5 लाख है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल तो नहीं हो, लेकिन आपने वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन करवा ली। आपने कहा नहीं मेरा मन है, मैं तो जीएसटी खेल लूंगा, मेरा दिल कर रहा है, मैं वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा अपनी स्वैच्छिक, अपनी इच्छा के अनुसार मेरा मन कर रहा है मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊं। क्या आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो? या आपको कंपोजिशन स्कीम तभी मिलेगी जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी हो और आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। यानी कि मान लो आपकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करती है तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अब आपके पास चॉइस नहीं, आप करवाओ या ना करवाओ, अब आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। एक आंसर ये कि आप मैंडेटरी करवाते हो, यानी कि टर्नओवर के एक्सीड करने पर करवाते हो, तब आप ले सकते हो। दूसरा आंसर ये वॉलेंटरली पे भी ले सकते हो। क्या लगता है आपको? क्या लगता है वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन करवाए तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है? द आंसर इज यस।
हमने लिखा है बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड बंदा, रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है, इंक्लूडिंग वॉलंटरली रजिस्टर्ड। चाहे वो वॉलंटरली रजिस्टर्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हु डील्स इन, अब वो रजिस्टर्ड है, गुड्स में डील करेगा तो भी मिलेगी। गुड्स में डील करेगा, यस ही कैन ऑप्ट गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। अब यहां बड़ा इशू है, अगर आप गुड्स में भी डील करते हो, सर्विसेज में भी डील करते हो तो आप ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये गुड्स फोकस्ड है। मैं इसको बांट देता हूं। गुड्स फोकस्ड, ये अपना हो गया सर्विस फोकस्ड, ये हो गया अपनी गुड्स फोकस्ड। गुड्स फोकस्ड का मतलब है मेन आप गुड्स में डील करते हो, और सर्विस का फोकस का मतलब होता है मेन आप सर्विस में फोकस करते हो। ठीक है सर, चलो थोड़ी सी पुरानी बात बताता हूं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। कंपोजिशन स्कीम हमारे लिए फायदेमंद है, ये तो आपको पता ही है, हमारे लिए बेनिफिट है, हमें बहुत सारे झंझट नहीं करने पड़ते। ये उन लोगों के लिए थे जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, स्मॉल डीलर्स हैं। जब ये शुरू में लो आया था ना जीएसटी का, तो उन्होंने ये कहा था हम कंपोजिशन स्कीम सिर्फ उनको देंगे जो गुड्स में डील करते हैं, सर्विसेज नहीं देते, सिर्फ गुड्स बेचते खरीदते हैं। अगर आपने सर्विसेज दी साथ में गुड्स के साथ, तो फिर हम आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देंगे। अब सर सुनो, दिक्कत किसको आएगी? आपने वो देखा घड़ी वाला जो घड़ी बेचता है, टाइटन वॉच घड़ी वाला, तो ये जो घड़ी वाला बेचता है घड़ियां, वो खाली घड़ी बेचता है या रिपेयर भी कर देता है घड़ी? कभी किसी खराब हो जाए तो वो रिपेयर भी कर देता है, या खाली घड़ी बेचता है? क्या लगता है आपको, खाली बेचता है घड़ी या रिपेयर भी कर देता है? रिपेयर भी कर देता है। और जैसे ही वो बंदे ने रिपेयर करी, अच्छा रिपेयर फ्री करता होगा, थोड़े पैसे लेता होगा, पैसे लेगा। रिपेयर आपने रिपेयर करवाई, घड़ी थोड़ी खराब हो गई तो पैसे ले लेगा। और जैसे ही उसने घड़ी रिपेयर की, लो ने कहा जी आपने अब खाली गुड्स में डील नहीं करते, अब तो आप लोगों को सर्विसेज भी दे रहे हो। अगर आप खाली घड़ी बेचते तो आप गुड्स में डील कर रहे थे, लेकिन अब तो आप सर्विसेज भी दे रहे हो, घड़ियां ठीक भी करके दे रहे हो, तो हम आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं देंगे। ये कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स फोकस्ड के लिए, जो खाली गुड्स में डील करते हैं उनके लिए ही हम देंगे गुड। बड़ी दिक्कत आ गई। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुड्स में भी डील करते हैं और साथ में थोड़ी बहुत सर्विसेज भी देते हैं। सर्विसेज तो देनी पड़ती है आज के जमाने में। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई हम नहीं देंगे। लोगों ने आवाज उठाई कि माना आपकी कंपोजिशन स्कीम गुड्स फोकस्ड है, माना आपकी कंपोजिशन स्कीम गुड्स फोकस्ड है, पर हम क्या करें, हमें अपना बिजनेस चलाने के लिए थोड़ी बहुत सर्विसेज देनी पड़ती है। तो फिर गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि ठीक है, अगर आप गुड्स फोकस्ड हो लेकिन सर्विसेज थोड़ी बहुत देते हो तो हम अलाउ कर देंगे। अब वो थोड़ी बहुत कितनी? तो गवर्नमेंट ने बोला भी देखो, जो आपकी सर्विसेज है वो आपके जो टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर जितने कि आप सामान बेचते हो, उसके 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर आपने पूरे साल में 50 लाख के गुड्स बेची है, 50 लाख की गुड्स, ठीक है, 50 लाख की घड़ियां बेची है, तो 50 लाख का 10% 5 लाख, चलो 60 लाख मान लो, आपने 60 लाख की घड़ियां बेची है, तो 60 लाख का 10% 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर 6 लाख। तो आप 6 लाख से ज्यादा की सर्विसेज नहीं दोगे, 6 लाख से ज्यादा की सर्विसेज नहीं दोगे तो हम आपको ये स्कीम दे देंगे। हां जी, तो बताइए बोले स्कीम किसको मिलेगी? जो गुड्स में डील करता है उसको मिलेगी। जो गुड्स के साथ सर्विसेज में डील करता है लेकिन सर्विसेज थोड़ी बहुत देता है उसको भी मिलेगी। सर्विसेज मैक्सिमम कितने दे सकते हो आप? 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख विच एवर इज हायर। रेस्टोरेंट सर्विस वालों को मिलेगी, जो लोग रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हैं उनको ये स्कीम डेफिनेटली मिलेगी। एनी अदर सर्विसेज उनको भी मिलेगी। मैंने बता दिया इनके लिए तो सेक्शन 10(2)(a) आया है, सेक्शन 10(2)(a) नया आया है। नया मतलब पहले आ चुका है लेकिन 2017 में नहीं था ना, बाद में आया है। तो यस, एनी अदर सर्विस के लिए भी आपको मिल जाएगी। ओके सर, तो गाइस एक बार मुझे बता दो, एक बार जो मैंने वो बताया मुझे एनालाइज कर दो यार क्या क्या होता है। कंपोजिशन स्कीम किसको मिलती है? कंपोजिशन स्कीम जो गुड्स में डील करते हैं उसको मिलती है। यस, जो गुड्स प्लस सर्विसेज में डील करते हैं मिल जाएगी, लेकिन सर्विसेज छुटपुट होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जो खाली सर्विसेज में डील करते हैं रेस्टोरेंट वालों को मिल जाएगी, और अब तो अदर सर्विसेज वालों को भी मिल जाएगी। पहले खाली रेस्टोरेंट वालों को मिलती थी, अदर वालों को नहीं मिलती थी, अब सबको मिल जाएगी। ओके सर, अब बढ़ते हैं आगे। हां जी, मैन्युफैक्चरर जो लोग बनाते हैं, सिर्फ बनाते हैं, मेन मैन्युफैक्चरर, उनको मिलेगी।
कंपोजिशन स्कीम मैन्युफैक्चरर को भी मिल जाएगी, लेकिन 4 ऐसी गुड्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि अगर आप इन 4 गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। एक मैन्युफैक्चरर जो इन 4 गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग करता है, 4 में से किसी एक में या चारों में, उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, बाकी सारे मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगी। वो 4 स्कीम कौन कौन सी है? वो 4 है, नंबर 1 आइसक्रीम। अगर आप आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अगर आप पान मसाला के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अगर आप टबैको के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। और अगर आप एरिएटेड वाटर के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। देखिए सर, आइसक्रीम सबको पता है क्या होती है, पान मसाला सबको पता है, टबैको सबको पता है। एरिएटेड वाटर क्या तो बता देता हूं। एरिएटेड वाटर वो होता है जो बोटल्स में मिलता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिल की होती है। वो ना जिसको खोलने से की आवाज आती है, एक गैस होती है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एरिएटेड वाटर। पेप्सी, कोका कोला, लिम्का, ये सब एरिएटेड वाटर में आ जाते हैं। ये सब एरिएटेड वाटर में आ जाते हैं। तो इनको सोडा हो गया, सोडा, ठीक है, इन सबको आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। हेलो हेलो हेलो, मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगी। अगर आप आइसक्रीम के ट्रेडर हैं, अगर आप आइसक्रीम बेचते खरीदते हैं तो मिल जाएगी। ज्ञानी रेस्टोरेंट, एक ज्ञानी आइसक्रीम वाला है, बड़ा फेमस है हमारे यहाँ पे, ज्ञानी आइसक्रीम वाला। गए हो कभी आप? आपके एरिया में है नहीं है? अच्छा बताना, आप मुझे ना मैसेज करके बताना कि आपके एरिया में ज्ञानी आइसक्रीम वाला है या नहीं है। वो मैंने आइसक्रीम बनाता नहीं है, वो बेचता है आइसक्रीम, तो उसको मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी। वो तो ना, आपने देखा वो कभी आपके एरिया में बताना भाई नहीं है, वो रेडी पे लेके चलते हैं क्वालिटी आइसक्रीम, मदर डेयरी वाले आइसक्रीम वाले जो होते हैं, तो बनाते थोड़ी हैं, वो तो बना के बनी बनाई खरीदते हैं और बेचते हैं। वो तो मदर डेयरी बनाती है आइसक्रीम, तो मदर डेयरी बनाती है, और रेडी वाले तो बेचारे उस मदर डेयरी के आइसक्रीम को बेचते हैं। दे आर ट्रेडर, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। उनको मिल जाएगी कंपोजिशन स्कीम, उनको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगी। ओके ओके ओके, आई हैव डन इट। आगे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम, मैं वो बता ही चुका हूं, फिर भी दिखा देता हूं। ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड गिव रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर। एंड रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर डजंट मीन इन टर्म्स ऑफ मनी, इट मीन्स इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटीज। ऑप्शनल स्कीम है, एलिजिबल पर्सन जिसको मिल सकती है कैन ऑप्ट टू पे ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, जो उसकी टर्नओवर है उसका एक फिक्स परसेंटेज, नॉर्मली 1%, एज फीस एवरी क्वार्टर इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स एट नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट की तरह टैक्स पे करने की जगह वो एक फिक्स अमाउंट एवरी क्वार्टर पे कर सकता है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो गाइस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कंपोजिशन स्कीम का पहला सेक्शन पढ़ने जा रहा हूं। पहला सेक्शन पढ़ने जा रहा हूं कंपोजिशन स्कीम का। कंपोजिशन स्कीम का ओवरव्यू मैंने आपको करवा दिया है, कंपोजिशन स्कीम का ओवरव्यू मैंने करवा दिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने करवा दी है कि आखिरकार कंपोजिशन स्कीम क्या है, ऊपर ऊपर से पूरा बता दिया है। अब मुझे डिटेल डिस्कस करना आपके साथ। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 हम पढ़ेंगे। अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कंपोजिशन स्कीम। रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। देखिए सर, मान लीजिए आपका फाइनेंशियल है 2021, ऐसा मान लेते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 है, तो आपका प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया, प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रह गया 1920। तो अगर इस साल जो आपकी टर्नओवर है, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर है, अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में जो डेफिनेशंस करवाई थी वहां बता दिया था। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़ है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है सर, ये बात तो हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि लोग कहते हैं अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल की टर्नओवर की बात कर रहे हैं, वो 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती, तो इस साल 2021 में आप चाहो तो स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर पिछले साल आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रही थी 1.5 करोड़, तो यू आर नॉट एलिजिबल, फिर आप एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, फिर आप एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के।
तो सर पहला पॉइंट था वो क्लियर होना चाहिए, हु इज एलिजिबल एंड हु इज नॉट एलिजिबल। मतलब आपको अगर एलिजिबल होना तो आपकी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो कितनी होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है सर जी। तो एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, मे ऑप्ट टू पे। यस, यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट एंड यू कैन ऑप्ट, यू मे ऑप्ट, you may opt to pay in lieu of the normal tax payable by him under section 9 subsection 1। अब देखो यहां मैं थोड़ी डिस्कशन करना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सर। ये कह रहे हैं इन ल्यू ऑफ नॉर्मल टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सेक्शन 9(1)। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 जो है वो जनरल लेवी सेक्शन है, लेवी का। तो अब सेक्शन 9(1) में फॉल नहीं करोगे, 9(1) में फॉल नहीं करोगे। अब 9(1) की जगह आप चाहो तो सेक्शन 10 में टैक्स दे सकते हो, सेक्शन 10 में टैक्स दे सकते हो। इसका सिंपल मतलब है आप चाहो तो वो आईटीसी का जो क्रेडिट मिलता है उसको अवॉइड कर सकते हो। आप चाहो तो रेट 18% या 12% या 15% या मैक्सिमम 20% सीजीएसटी का, वो सेक्शन 9(1) में सब कुछ लिखा हुआ है, उसको अवॉइड कर सकते हो। उसकी जगह आप सेक्शन 10 में आ सकते हो, उसकी जगह आप सेक्शन 10 में आ सकते हो। मे ऑप्ट टू पे एंड इन ल्यू ऑफ नॉर्मल टैक्स पेबल बाय हिम 9(1) आपको पे कर सकते हैं सेक्शन 10 में एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट सच रेट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और सेक्शन 10 में जो रेट होगा वो वही होगा जो प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जो रूल में गिवन है, और रूल हमारे पास है 3 to 7। और जो रूल नंबर 7 है ना, वहां पर लिखे हुए हैं कि कंपोजिशन स्कीम के रेट क्या होंगे। हालांकि मैंने आपको बताया था 1% नॉर्मली लिखा था ना, तो कंपोजिशन स्कीम के रेट क्या है वो रूल 7 में लिखे हुए हैं। तो यस सर, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 जो कहता है वो कहता है एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपकी एक्सीड नहीं करती 1.45 करोड़ की तो आप यू कैन ऑप्ट, यू मे ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम एंड यू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 इंस्टेड ऑफ सेक्शन 9(1)। अब यहां बहुत सारी बातें और भी है, और सेक्शन 10 में रेट क्या होगा वो रूल 7 में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां बहुत कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, लेकिन वो बातें मैं आपके साथ करूंगा बुक के अंदर जाके। आ जाओ सर, बड़े ध्यान सुनना प्लीज। सेक्शन 9(1) क्या कहता है, सॉरी सेक्शन 10(1) क्या कहता है। ये सेक्शन 10(1) है, और ये सेक्शन 10(1) की ना बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। ये सेक्शन 10(1) की बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, मैंने वहीं से कॉपी करके लिखा है। और ये सेक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 10(1) को ही हम आज पढ़ेंगे, 10(2) पर नहीं जाएंगे, 10(2) पे हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, लेकिन 10(1) को अभी पढ़ने में बहुत टाइम लगने वाला है। सेक्शन 10(1) कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट। पूरे एक्ट में क्या लिखा है वो सब भाड़ में जाए। सेक्शन 10 के अंदर ये लाइन लिखने से साबित हो जाता है कि सेक्शन 10 अपने आप में एक चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 10 अपने आप में पूरे एक्ट को ओवर रूल करके चलता है। पूरे एक्ट में हमने क्या क्या सीखा सर? पूरे एक्ट में हमने दुनिया जहान की बातें सीखी है। आईटीसी मिलेगा, रिटर्न मंथली फाइल करनी है, ये ऐसे फाइल करना है, अकाउंट्स रिकॉर्ड, सब कुछ भाड़ में गया। सेक्शन 10 जो है वो पूरे एक्ट को ही ओवररूल कर देता है, लेकिन वो ओवररूल नहीं करता किसको? सेक्शन 10 ओवररूल कर रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन द एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9(3) और 9(4) को वो ओवररूल नहीं कर रहा। सेक्शन 9(3) और 9(4) को वो ओवररूल नहीं कर रहा। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। यही सबसे मेन हमारा टेक्निकल टर्म है। देखो सर, आप सेक्शन 9(1) पढ़ चुके हो, 9(2) भी पढ़ चुके हो, 9(3) भी आपको आता है, 9(4) भी आपको आता है, और 9(5) भी आपको आता है। ठीक है, ये सेक्शन 9 है, ये कंप्लीट जो है वो सेक्शन 9 है। और इधर आपने पढ़ा था सेक्शन 10, पढ़ना शुरू कर रहे हो आप सेक्शन 10। सबसे पहले कहता है सेक्शन 9 कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह आपको सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था अगर आप 1.5 करोड़ से अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड नहीं करती तो आप 9(1) की जगह सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं दिखा सकता हूं। देखो यहां पे लिखा हुआ अंडर सेक्शन 9(1) इन ल्यू ऑफ द नॉर्मल टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सेक्शन 9(1)। 9 नहीं लिखा, 9(1) लिखा है। अगर 9 लिखा होता तो बात कुछ और हो जाती। और मैं बताऊं बहुत टाइम पहले 9 ही लिखा हुआ था, इन्होंने ठीक करके 9(1) किया है, वो भी दिखाऊंगा कहां लिखा हुआ है। एनीवेज वापस आ जाओ। 9(2) की जहां तक बात है ना सर, ये सेक्शन 10 के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। 9(2) बेकार है, इसमें तो वो 5 गुड्स के नाम थे, पेट्रोलियम, उसका इसमें क्या लेना।
93 और 94 मेन है। एक्चुअली 9394 में क्या लिखा हुआ है सर? 9394 में लिखा है जो आप टैक्स पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज, जो आप टैक्स पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आपने कोई ऐसी सर्विसेज ली है या ऐसे गुड्स बाय किए हैं, बाय खरीदे हैं या सर्विसेज ली है जिसके ऊपर 9394 लगता है यानी कि रिवर्स चार्ज लगता है, और आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर नॉर्मल तरीके से टैक्स पे करना पड़ता है, जो भी नॉर्मल रेट होता है जीएसटी का 18%, 12%, वट। तो अगर आपने वो सर्विसेज लिए ना तो उनके ऊपर सेक्शन 10 नहीं लगेगा। यहां अगर 93 और 94 के बदले में सेक्शन 10 नहीं लगेगा बल्कि 9394 ही लगेगा। यस, मान लीजिए मेरे पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। मान लीजिए मेरे पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। नाउ दिस ईयर आई एम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, और अब मैं आईटीसी का क्रेडिट नहीं लूंगा, अब मैं रिटर्न मंथली फाइल नहीं करूंगा, अब मैं टैक्स मंथली पे नहीं करूंगा, अब मैं कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा, अब मैं गवर्नमेंट को टैक्स 1% के रेट के ऊपर दूंगा। सही बात है। लेकिन मान लो इस साल मैंने कोई ऐसी सर्विस ली है या ऐसी गुड्स बाय करी है जो एक्चुअल में रिवर्स चार्ज में आती है 9394 में, तो लोग कहता है आप ही कंपोजिशन स्कीम वैलिड रहेगी, आप बाकी सबके लिए कंपोजिशन स्कीम की तरह ही बिहेव करें। लेकिन जो रिवर्स चार्ज के अंडर आपने गुड्स बाय किए हैं या सर्विसेज ली है उनके ऊपर जो है वो आपको रिवर्स चार्ज के अंदर ही टैक्स देना पड़ेगा, और नॉर्मल सेक्शन 93 और 94 के हिसाब से ही देना पड़ेगा। मतलब सेक्शन 93 एंड 94 आर मेन सेक्शन 10 इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो देखो लॉ में लिखा भी हुआ है बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9394, और मैंने आपको समझाया था किसी क्लास में सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि अगर क्लैश हुआ, कुछ गड़बड़ हुई तो 9394 एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ याद आया? हाँ जी। 95 की बात आप छोड़ दो, यहां पे कोई इशू नहीं है क्योंकि 95 में इको की सर्विस होती है, और मैं बता दूं जो इको के थ्रू सर्विस देते हैं वो सेक्शन 10 में वैसे ही नहीं आते, पढ़ेंगे आगे, छोड़ दो। तो मेन यहां पे क्या लिखा है कि सेक्शन 10 क्या कहता है, दोबारा पढ़ते हैं सेक्शन 10 को। यहां लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड कंट्रेरी कंटेन्ड इन द एक्ट। पूरे एक्ट में क्या लिखा है, भाड़ में जाए, लेकिन 93 और 94 भाड़ में नहीं जाएगा। 93 और 94 हमेशा मेन रहेगा। अब कह रहा है ए रजिस्टर्ड पर्सन, एक आदमी जो रजिस्टर्ड है, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 लाख। स्टूडेंट कहते आप तो 1.5 करोड़ कह रहे थे, यहां तो 50 लाख लिखे है। देखो ये क्या हुआ सर, आप तो 1.5 करोड़ कह रहे थे, यहां तो 50 लाख लिखा है। सर ये बेयर एक्ट का सेक्शन है, नीचे आएंगे आप, एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज द सेड लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीज to such higher amount not exceeding 1 crore and 50 lakh rupees as may be recommended by the council। इसमें लिखा गवर्नमेंट चाहे तो इस 50 लाख की लिमिट को 1.5 करोड़ तक एक्सीड कर सकती है, और गवर्नमेंट ने इसे एक्सीड कर दिया है। इसके ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है, वो नोटिफिकेशन मैं पढ़ा दूंगा, बहुत पहले आ गया था। अब ये लिमिट 50 लाख से 1.5 करोड़ हो चुकी है। एक्चुअली लिमिट 50 लाख से 1 करोड़ हुई थी, फिर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हुई, तो हमारे लिए तो 1.5 करोड़ है, हमारे लिए तो 1.5 करोड़ है। तो यहां 50 लाख लिखा ना, यहां 50 लाख लिखा, अब आप इसे 50 लाख नहीं पढ़ेंगे, इसकी जगह 1.5 करोड़ पढ़ेंगे। बेयर एक्ट में आज भी 50 लाख लिखा है क्योंकि प्रोवाइडेड दैट में लिख दिया कि लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। हाँ जी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन द एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन of subsection 3 and 4 of section 9, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 crore may opt to pay in lieu of the tax payable by him under subsection 9(1) an amount calculated at such rate as may be prescribed but not exceeding। तो अगर आप 9(1) को छोड़ दो, 9(1) की जगह 10 में दे देना, 9(1) की जगह सेक्शन 10 में दे देना, और रेट वो रहेंगे जो प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब का मतलब है जो रूल्स में लिखे हैं, और रूल 7 है बट नॉट एक्सीडिंग। बोले रूल में लिखा है वो ठीक है, लेकिन रूल में इनसे ज्यादा नहीं होगा जो यहां लिखे हुए हैं। जो यहां लिखे हैं वो रूल इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए रूल के अंदर, मतलब लगेंगे वही रेट जो रूल में लिखे हैं, बट वो रूल में जो लिखे हैं वो इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। मैं कहता हूं यहां से क्यों पढ़ रहे हो, आप रूल से ही पढ़ लो सीधा, छोड़ो आप यहां से क्यों पढ़ रहे हो, सीधा रूल से ही पढ़ लो। हाँ सही बात है, रूल से ही पढ़ लो, बात तो एक ही है। यहां क्या लिखा है, एबीसी में वही लिखा है जो रूल्स में लिखा है, बस हाँ ये लिखा है रूल्स में जो लिखे हैं वो इनसे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकते, ये तो मैक्सिमम लिमिट है। ये वाले जो रेट है ये तो एक्चुअली में मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट। रूल्स में क्या लिखा है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा भी हुआ है
91 की जगह आप टैक्स देंगे जो कैलकुलेट किया जाएगा एट सच रेट, उस रेट से जो कि रूल्स में गिवन है, बट नॉट एक्सीडिंग दिस रेट, वो रेट इनसे नहीं होना चाहिए। तो ये रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल्स वाले रेट इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोनों में सेम ही लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज मैं आपको रूल पढ़ाना चाहूंगा। अगर आपको रूल पढ़ना है तो आपको मेरे साथ सबसे लास्ट में आना पड़ेगा। ये लिखा रूल 7, इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है। रूल 7, रेट ऑफ टैक्स फॉर द कंपोजिशन लेवी। द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 एंड द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो। इसे छोड़ो, इसे भी छोड़ो। द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 shall पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 एट द रेट स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। ठीक है, रेट देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर और अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, मतलब पान मसाला, टबैको, एडिटेड वाटर, आइसक्रीम, इन पर तो मिलता ही नहीं है कंपोजिशन स्कीम। इनके मैन्युफैक्चरर को तो कंपोजिशन स्कीम मिलती नहीं है, तो बेसिकली यहां पर इनके अलावा वाले जो मैन्युफैक्चरर है उनकी बात कर रहे हैं। तो यानी क्या 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। बड़े ध्यान से देखना, 0.5%। ये 0.5% जो है ये सीजीएसटी का रेट है, सीजीएसटी का रेट। इतना ही रेट एसजीएसटी का भी रहेगा। तो ये 0.5 करके मैन्युफैक्चरर का जो रेट है वो 1% बन जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर का रेट जो है वो 1% है, लेकिन 0.5 सीजीएसटी है, 0.5 एसजीएसटी है। स्टूडेंट कहते हैं आपने यहां 0.5 क्यों लिखा है, 1% क्यों नहीं लिखा? तो मैं सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहा हूं, सेक्शन 10 जो है वो कौन से एक्ट का है? सीजीएसटी एक्ट का। तो मैं तो सीजीएसटी एक्ट का रेट लिखूंगा ना। आप इमेजिन करो एसजीएसटी एक्ट का भी उतना ही रेट। ठीक है। सप्लायर मेकिंग सप्लाईज रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2 रेस्टोरेंट सर्विस। जो रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले हैं, जो रेस्टोरेंट लोग सर्विसेज देते हैं, उनका रेट है 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। 2.5 तो ये 2.5 सीजीएसटी का, 2.5 एसजीएसटी का होगा, 5% रहेगा। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट वाले ने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, तो आप देख लो 5% लगता है रेट। एनी अदर सप्लायर who is eligible for composition levy under section 10 and the provision of this chapter 0.5 of the turnover of the taxable supplies of goods and services in the state or UT। ठीक है सर, सेक्शन 3 में भी, पॉइंट 3 में भी ट्रेडर का नाम लिखा हुआ है, ये ट्रेडर हो गया। पॉइंट 3 में ट्रेडर हो गया, और पॉइंट नंबर 1 में मैन्युफैक्चरर हो गया, और पॉइंट नंबर 2 में जो है वो रेस्टोरेंट वाला हो गया। एक पॉइंट नंबर 4 है, और ये पॉइंट नंबर 4 जो है ना, ये है अमेंडेड, ये नया आया है। देखो ये सेक्शन 10(2)(a) लिखा भी हुआ है। सेक्शन 10(2)(a) में क्या आता है, याद करो, चैप्टर के आज ही क्लास में बताया था कि जो लोग मेनली सर्विस फोकस्ड है, जो मेनली सर्विस देते हैं, वो 10(2)(a) में आते हैं, और उनके लिए रेट है 3% सीजीएसटी का और 3% ही एसजीएसटी का हो जाएगा। तो मोटा मतलब 336% हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो जो 4th है ये नया आया है, ये मैं बोलूंगा कि इसी अटेम्प्ट से नया आया है। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो एलिजिबल नहीं है अंडर द कंपोजिशन लेवल अंडर 1 और 2, बट 2A में एलिजिबल है, वो 2A क्या है हम पढ़ लेंगे, सर्विस फोकस वाले उनको 3% देना है। तो ये रेट हो गए आपके सामने, ये वाले 4 रेट हो गए, 4 रेट। ठीक है, अब अगर आप इसको पढ़ेंगे यहां से तो भी सेम रेट मिलेंगे आपको, लेकिन वहां पर 4th वाला नहीं मिलेगा। 1% ऑफ द टर्नओवर, यहां 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब है 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी। 2.5 लिखा हुआ है, यानी कि 1% लिखा हुआ है यहां पे, 1% ऑफ टर्नओवर लिखा हुआ है। तो पहले 1 था पहले, फिर इसको 0.5 कर दिया, 0.5 कर दिया। अब इसको, अब ये तो अपने काम का है नहीं, अपने तो रूल 7 वाला काम का है, हम तो रूल 7 वाला पढ़ेंगे। हालांकि ये सेम है, 2.5% ये सेम है, लेकिन वो अलग बात है, हम तो रूल वाला पढ़ रहे हैं। यहां पे 0.5% है, ये भी सेम है। ये पहले 1 था, जो आज की तारीख में अगर बोलेंगे तो 0.5% है, 0.5% है। मैंने गलत नहीं लिखा है, बेयर एक्ट में ऐसे लिखा हुआ है, मैंने बेयर एक्ट से कॉपी मारा भाई। बेयर एक्ट में आज भी पुराने रेट लिखे हुए हैं, तो आप रूल से पढ़ो, रूल से, रूल 7 वाले रेट लगेंगे, ऊपर लिखा भी हुआ है रूल 7 वाले रेट लगेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान देना आप, मेरी बात मैं आपको समझाने वाला हूं क्या पॉइंट है, वो क्या चीज है, वो बड़े ध्यान सुनना आप लोग, प्लीज 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 प्लीज।
देखो यहां लिखा है मैन्युफैक्चरर के लिए रेट है 0.5%, लेकिन ये 0.5% किसका है? टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी का। टर्नओवर मतलब सेल। अच्छा एक बात बताओ, और ये 2.5 किसका है? ये भी टर्नओवर का है। ये जो 0.5% है ना, ये जो 0.5% है ना, ये है टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यहां टर्नओवर इन द स्टेट है, टर्नओवर इन द स्टेट है, यहां टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाईज है। इसका मतलब क्या है? इस टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है, ये मैं आपको पीपीटी से करवाऊंगा और आप मेरे साथ पढ़ना प्लीज। एक बार रेट दोबारा देख लो, रेट फॉर जीएसटी। मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी, रेस्टोरेंट वाले के लिए 2.5%, और एनी अदर सप्लायर के लिए 0.5 है, लेकिन टैक्सेबल सप्लाईज का है, या थोड़ा डिफरेंस है। और नंबर 4 एनी अदर सप्लाईज, जैसी मेनली सर्विस फोकस्ड है, यहां पे 3% ऑफ टर्नओवर था। अब एक एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी टर्नओवर जो है वो टैक्सेबल सप्लाई 3 लाख है, एग्जाम्प्ट सप्लाई 5 लाख है, टोटल सप्लाई 8 लाख है। एक कंपोजिशन डीलर है, मैन्युफैक्चरर है मान लो, वो 3 लाख की वो सप्लाई करता है जो टैक्सेबल है, और 5 लाख की वो करता है जो एग्जम्प्ट है। ये इसकी आ गई टोटल टर्नओवर इन अ स्टेट। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इस जीएसटी लाइबिलिटी 8 लाख पे आएगी या एग्जम्प्ट लाइबिलिटी को हटाकर 3 लाख पर आएगी? तो आंसर है जीएसटी लाइबिलिटी 8 लाख पे आएगी। 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिखा हुआ है टर्नओवर इन अ स्टेट, टैक्सेबल नहीं, टर्नओवर। लेकिन यही क्वेश्चन मैं ट्रेडर के एंगल से कर लूं, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो वहां लिखा हुआ है 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। तो उस वक्त हम जो है इसको नहीं कंसीडर करेंगे, ओनली 3 लाख के ऊपर जो है वो आएगा आंसर, दैट इज 3 लाख का 0.5 सीजीएसटी, 3 लाख का 0.5 एसजीएसटी। प्लीज टेल मी द पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर। प्लीज बताइए आपको यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया यहां तक। ये आपको आ जाएगा कि मैं समझा चुका हूं अर्लियर। अगर कोई सप्लायर ऑप्ट करता है सेक्शन 10, तो ही हैज टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 इंस्टेड ऑफ सेक्शन 9। लेकिन अब आज के दिन अमेंडमेंट हो चुकी है, अभी मतलब पहले अमेंडमेंट हो गई थी, बस बता रहा हूं। अभी क्या है, सेक्शन 10 में ऑप्ट करेंगे तो 9(1) के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। मतलब 9(1) को बदले में 10 पे करना पड़ेगा। 9293 अगर है तो आज भी 9293 मेन रहेंगे, सेक्शन 10 में नहीं रहेगा। क्रक्स, सेक्शन 10 कैन ओवरराइड द सेक्शन 9(1) बट कैन नॉट ओवरराइड द सेक्शन 9(3) एंड 9(4). वो 9(3), 9(4) को ओवरराइड नहीं करेगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। यस सर, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वापस आ जाओ, शुरू से चलते हैं। यस, ये नोट विद स्टैंडिंग हो गया हमारा पूरा, प्रोवाइडेड दैट हो गया, ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको ना एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, कुछ बातें नोटिफिकेशन के थ्रू होती है। देखो यहां से मेरा मेन चैप्टर जो मेरा यहां तक मैंने ना पेज नंबर 6 तक मैंने एज इट इज डायरेक्ट कॉपी करके दिया। देखो ये पेज नंबर अपना है 4, 5 एंड 6, ये पूरा मैंने डायरेक्ट से कॉपी किया हुआ है 3 पेज का। यहां से जो पेज नंबर है ये अपना कंपोजिशन स्कीम का मेरा बनाया हुआ है। ये वो जो स्लाइड्स आपको दिखाई थी मैंने इसमें डाल दी है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। यहां से पढ़ेंगे हम, यहां से पढ़ेंगे सेक्शन 10 को हम दोबारा पढ़ेंगे यहां से, ठीक है। ये अब आपको आता है सर, ये भी आता है आपको, ये भी आता है, पढ़ा दूं एक बार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सिंप्लीफाइड एंड ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है जो सिंप्लीफाइड है और बिजनेस को करने में ईजी कर देगी। स्कीम है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न टू सर्टन कैटेगरी ऑफ टैक्सेबल पर्सन। As a result, such taxable person is not required to maintain elaborate records and long detailed returns. Section 10 of the CGST Act provides for composition levy. Composition scheme under the GST law is for small taxpayers. The objective of composition scheme is to bring simplicity and giving relief to small taxpayers so that they need not to be burdened with the compliance provisions of GST law. Moreover, it is an optional scheme and eligible person can opt to pay fixed percentage of turnover as a fees every quarter instead of paying tax at normal rate.
सर ये तो हमें क्लियर हो गया। ये आपका वही है जो सेक्शन 10(1) है, मैंने अभी आपको पढ़ाया वहां से, ये वही है, इसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है अपने को। यहां पे ये मुझे पढ़ाना है एक्चुअली में। नोटिफिकेशन नंबर 8/17 सीटी डेटेड 27 जून 17। इस नोटिफिकेशन में आपकी जो लिमिट थी वो 1 करोड़ से 1 करोड़ बढ़ाई गई थी। 1 करोड़ बढ़ाई गई थी 13 अक्टूबर 17 को। 13 अक्टूबर 17 को 50 लाख से लिमिट 1 करोड़ कर दी गई थी। अभी 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, अभी तो 1.5 करोड़ है, वो यहां बढ़ाई गई है। नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 लाया गया, सिटी डेटेड 7 मार्च 2019। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन नंबर 14/2019, और ये नोटिफिकेशन बताएगा कि आपकी जो टर्नओवर है अब वो 1.5 करोड़ तक आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। देखो, ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपाउंडेड लेवी वेयर द एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़। नोटिफिकेशन नंबर 8/17 ये वाला सुपरसीडेड। नोटिफिकेशन नंबर जो 8/2017 था, जहां लिमिट को 50 लाख से 1 करोड़ की गई थी, उसको भी सुपरसीड कर दिया और एक नया नोटिफिकेशन नंबर लाया गया 14/2019, जिसमें लिमिट कर दी गई है 1.5 करोड़ रुपए। पढ़ता हूं पूरा नोटिफिकेशन। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फरेड अंडर द प्रोविजंस प्रोवाइजो टू सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10(1) में कह रहा है 10(1) में क्या किया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट 10(1) के अंदर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाय स्पेसिफाइज दैट एन एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। सर एक तो अमेंडमेंट ये कर दी गई, मे ऑप्ट टू पे इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। ये अमेंडमेंट की गई थी इसी नोटिफिकेशन में सबसेक्शन 1 ऑफ 9 लिखा गया था। पहले 9 लिखा हुआ था, पहले बेयर एक्ट में पढ़ोगे तो 9 लिखा था, अब लिखा 9(1) ऑफ द सेड एक्ट। आपको रूल 7 के हिसाब से टैक्स पे करने पड़ेंगे। अब ये पॉइंट अपने को पढ़ना है। यस, द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट ये वाला अपने को पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अब इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो आपको क्लैरिटी पूरी आ जाएगी। देखो सर, आपको पता है एग्रीगेट टर्नओवर इफ इट डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, यानी कि अगर 1.5 करोड़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, तो आप लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 8 स्टेट्स ऐसी है, 8 स्टेट ऐसी है जिनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे इफ यूर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो एग्रीगेट टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड 75 लाख। 1.5 करोड़ की जगह लिमिट कर दी 75 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 75 लाख इन द 8 केसेस। यहां पे 8 स्टेट्स लिखे हुए हैं, 8 स्टेट। अगर इन 8 स्टेट में अगर आपका बिजनेस है, अगर आप इन 8 स्टेट में फॉल करते हो और आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है, तो पिछले साल की जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 75 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली क्या होती है 1.5 करोड़। जो रेस्ट ऑफ इंडिया है मतलब रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज है, बेसिकली रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज है, उन सब के लिए जो है वो 1.5 करोड़ की है, इन 8 के लिए 75 लाख की है। पहले हम बात करते हैं कि आखिर इन 8 के लिए 75 लाख की क्यों है, कम क्यों करिए। सर नेचुरल बात है, ये वो स्टेट्स है जहां बिजनेस ज्यादा नहीं है, अगर आप यहां भी 1.5 करोड़ की लिमिट कर देंगे तो लगभग हर बंदा ही कंपोजिशन स्कीम ले लेगा, क्यों? यहां वैसे ही लोगों की टर्नओवर ज्यादा नहीं है, बहुत कम टर्नओवर है, क्योंकि यहां इंडस्ट्रीज नहीं है, ज्यादा बिजनेस नहीं है। तो लोगों ने बोला भी ये छोटी स्टेट्स है, यहां पे काम धंधा ज्यादा नहीं है, तो यहां भी हम कंपोजिशन स्कीम उन्हीं लोगों को देंगे जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो 75 लाख तक की टर्नओवर डिसाइड कर ली। 75 लाख रुपए से अगर एक्सीड नहीं करती तो ही मिलेगी, 75 लाख से एक्सीड करती है फिर आप नॉर्मल तरीके से आओ, 75 लाख से ऊपर आपको नहीं मिलेगी कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, ये 8 स्टेट के नाम आपको सर याद करने पड़ेंगे। दीज आर द 8 स्टेट्स, क्योंकि देखो पेपर में लिखा आएगा कि आपका जो बिजनेस है वो मेघालय में है, तो बताइए आपकी टर्नओवर कितने से एक्सीड करने पर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, तो आप बोलेंगे 75 लाख से एक्सीड करने पर नहीं मिलेगी,
यस और नो, या वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिस्टर एक्स इज इन मेघालय, ठीक है, मेघालय, और हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू 80 लाख। बताओ इज ही एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट। अब अगर आपको 1.5 करोड़ वाली याद है तो आप बोल दोगे यस एलिजिबल, जबकि एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर 75 लाख की लिमिट देखनी है और 75 लाख से क्रॉस कर गई है तो नहीं मिलेगा। तो यस, आपको 8 स्टेट्स के नाम याद करने पड़ेंगे, 8 स्टेट के नाम याद करने पड़ेंगे। 8 स्टेट के नाम मैं आपको याद करवाऊंगा, चिंता मत करो, बड़ा आसान तरीका है याद करने का। देखो 8 स्टेट कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। ठीक है, तो मैं आपको अपने तरीके से याद कराऊंगा। पहले आप पहली स्टेट को याद करो, इसका पढ़ो खाली अरुण। अरुणाचल प्रदेश है मेरे को मालूम है, लेकिन आप अरुण पढ़ो। अरुण एक लड़का है सर, अरुण एक लड़का है, एक लड़का था दीवाना सा, है ना तो अरुण एक लड़का है, ये एक लड़की से प्यार करता है, उसका नाम है मेघा। देखो मेघा होता है ना, मेघा नाम होता है ना। हाँ सर, मेघा बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है। तो अरुण जो है वो मेघा से प्यार करता है, ठीक है, लेकिन मेघा जो है वो अरुण को प्यार नहीं करती है। नहीं करती, मेघा की मर्जी। मेघा से नो एंड नो मीन्स नो। अमिताभ बच्चन ने पिंक मूवी में बोला है नो मीन्स नो। लेकिन अरुण मेघा से बहुत प्यार करता है। अरुण बार बार मेघा को बोलता है कि यार तू मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, आई लव यू एंड शोन एटसेट्रा एटसेट्रा, बट मेघा मान ही नहीं रही है। अरुण बेचारा क्या करे? आखिर अरुण कब तक इंतजार करे इसकी हाँ का? जल्दी ही अरुण ने मीजो को प्यार करना शुरू कर दिया। अब मीजो क्या है? वो जो था ना, जो अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो वहां के लोगों के नाम भी ऐसे होते हैं, मीजो। तो मान लो मीजो एक लड़की है, मीजो नाम है लड़की का, वो मीजो को प्यार करने लग गया। अरुण मीजो को प्यार करने लग गया और मीजो भी अरुण को प्यार करती है, मीजो भी अरुण को प्यार करती है। तो लेकिन आपको पता है अरुण सिर्फ मेघा को चिढ़ाने के लिए मीजो को प्यार कर रहा है। एक्चुअली अरुण मीजो को प्यार नहीं करता है, क्योंकि अरुण को मेघा ने ना कर दी है, इसलिए अरुण मीजो को प्यार करता है, मेघा को दिखाने के लिए देख मैं मीजो को प्यार करने लग गया हूं। एक दिन अरुण ने मीजो को बोला कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? तो मीजो ने वही क्वेश्चन किया जो हर लड़की करती है कि क्या तुम्हारे पास मनी है? मनी क्या तुम्हारे पैसे हैं? पैसे, मणिपुर मनी है। अरुण ने कहा तुम मनी की टेंशन मत लो, पैसा बहुत है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है, तुम मनी की चिंता मत करो, तुम बताओ मेरे साथ घूमने चलोगे नहीं चलोगी? तो मीजो ने बोला मैं घूमने चलूंगी, अगर तुम्हारे पैसे हैं तो मैं जरूर चलूंगी घूमने के लिए, जरूर चलूंगी। तो अब अरुण मेघा को मीजो को घुमाने ले जा रहा है, लेकिन घुमाए कहां? बोली कहां घुमा के लेके आओगे मुझे बताओ। बोला मैं तुम्हें घुमा के लगाऊंगा पहाड़ों पे उत्तराखंड में। उत्तराखंड सबसे हसीन वादियां, सबसे अच्छी जगह उत्तराखंड, जहां की पहाड़ी पहाड़ है। अरुण और मीजो जाएंगे पहाड़ों पर घूमने के लिए। और अरुण ने कहा तुम्हें पता है हम पहाड़ों में जाएंगे और वहां जाके टशन मारेंगे। टशन होता है टशन, टशन का मतलब है TSN, टशन, T फॉर त्रिपुरा and S for Sikkim and N for Nagaland, and these are the 8 states. These are the 8 states. सर मैंने आपको बता दिया 8 स्टेट कौन कौन सी है। सर देखो यकीन मानो आपको याद हो गई है। बच्चा कहता नहीं जी नहीं याद हुई, मैं सबूत दे देता हूं। सबसे पहले कौन सा लड़का था? अरुण। किससे प्यार करता था? मेघा से। अरुण किससे करता? मेघा से। मेघा ने हाँ कही या ना कही? ना कही। अरुण किसके पास गया? मीजो के पास। मीजो के पास गया, मीजो ने हाँ कही, हाँ कही, लेकिन मीजो ने पूछा तुम्हारा पैसे हैं? पैसे, मनी है मनी? उसने बोला हाँ है। फिर वो घूमने का प्लान करते हैं। घूमने कहां जाएंगे? उत्तराखंड जाएंगे। उत्तराखंड तो है घूमने वाली जगह, और उत्तराखंड में जाके वो क्या करेंगे? टशन मारेंगे। TSN, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। और अरुण का मतलब अरुणाचल, मेघा का मतलब मेघालय, यस और नो, मीजो का मतलब मिजोरम, मनी का मतलब मणिपुर। बस हो गए हमारे 8 स्टेट। गाइस आई होप आप लोगों को 8 स्टेट्स के नाम याद हो गए। मैं याद कराऊं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और उत्तराखंड और त्रिपुरा, सिक्किम एंड नागालैंड। यस गाइस, तो हमारे पास 8 की 8 स्टेट्स के नाम याद हो गए, जिनके अंदर की जो टर्नओवर की लिमिट है वो 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख लगेगी। प्लीज टेल मी गाइस, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो ये देखो मैं आपको बुक में से दिखाता हूं। यहां लिखा है प्रोवाइडेड दैट सेड एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी 75 लाख रुपीज
in case of eligible registered person registered under section 25 the said act in any of the following states। अगर आप इनमें से किसी स्टेट में काम करते हैं तो जो लिमिट है वो 75 लाख है रेदर देन 1.5 करोड़, और वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। गाइस प्लीज टेल मी, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो लिखा है ये भी आपको आता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। किन केस में नहीं मिलेगा कंपोजिशन लेवी? वो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर के केस में, आइसक्रीम के केस में एंड अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला के केस में, टबैको के केस में, एरेटेड वाटर के केस में। इन 4 केसेस में आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ये भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ये भी बात नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, ये भी बात नोटिफिकेशन में लिखी है। तो गाइस मैंने आपको नोटिफिकेशन सारा कंप्लीट करवा दिया, नोटिफिकेशन सारा कंप्लीट करवा दिया। नोटिफिकेशन नंबर था हमारे पास ये 14/2019 और मैंने ये कंप्लीट करवा दिया है। इस नोटिफिकेशन में बेसिकली हमारे पास 4 बातें लिखी हुई थी। एक, 1.5 करोड़ की जगह अब आप जो लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल की वो 1.5 करोड़ है, वो 1.5 करोड़ है। पहले 50 लाख थी, फिर एक नोटिफिकेशन के थ्रू 1 करोड़ करी, और फिर इस नोटिफिकेशन के थ्रू 1 करोड़ से 1.5 करोड़ करी। दूसरा नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अगर आप सेक्शन 10 को चूज कर लेते हो तो आप 9(1) की जगह 10 पे करेंगे, 9(1) की जगह 9(3) और 9(4) आज भी एप्लीकेबल रहेंगे। तीसरी बात थी कि 8 ऐसी स्टेट है जहां पर आपको 75 लाख रुपीस देखा जाएगा रेदर देन 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख रुपीस देखा जाएगा, ये लिखा हुआ था। और इसके अलावा 4 ऐसी गुड्स है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और इन 4 गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। यस गाइस, तो मैंने ये करवा दिया। आप वापस आ जाओ मेन सेक्शन के ऊपर, ये रहा हमारा मेन सेक्शन। अब हमारे इस सेक्शन में 2 चीजें बची हैं। अगर मैं ये 2 चीजें कर लूं तो फिर हमारा सब सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा, 10 सब सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा। अगर मैं 2 बातें कर लूं, एक मेरा बचा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और एक ये एक्सप्लेनेशन बची हुई है। ये 2 पॉइंट अगर मैं कर लेता हूं तो हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 विद नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट? क्योंकि इन 2 करने के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 आ जाएगा। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे ये 2 चीजें, एक तो ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट पढ़ना है और एक एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। तो पहले हम प्रोवाइडेड फर्दर दैट वाला पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट a person who opts to pay tax under clause A or clause B or clause C, manufacturer, trader, restaurant, may supply services other than those referred to in clause B of value, उस रेस्टोरेंट वाले को छोड़ दो, of value not exceeding 10% of turnover in a state or UT in the preceding financial year or 5 lakh rupees whichever is higher। सर मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। आ जाओ। देखो सर, मैंने बोला था सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A जो है वो सर्विस फोकस्ड है, यानी कि अभी हम सेक्शन 10(1) पढ़ रहे हैं, यानी कि हम गुड्स फोकस्ड पढ़ रहे हैं। नंबर 1 देखो, अगर आप गुड्स में डील करते हो तो कंडीशन क्या है? इफ यू डील्स ओनली इन गुड्स, अगर आप ओनली गुड्स में डील करते हो तो बड़ा सिंपल तरीका है। जो आपका प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ तक है, तो यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। हाँ सर बिल्कुल सही है, आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी इस वाले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब इसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी। ठीक है सर, सही है। दूसरा कह रहा है अगर आप डील करते हैं, इफ यू डील्स in goods as well as services, तो ये जो प्रोवाइडेड फर्दर दैट हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने पढ़ा है अभी, वो इसके ऊपर है कि अगर आप गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में डील करते हैं, और सर्विसेज से मतलब है रेस्टोरेंट वाले को छोड़कर, रेस्टोरेंट वाले को तो कंपोजिशन स्कीम मिल ही जाती है, तो जो लोग रेस्टोरेंट में डील करते हैं उनको तो कंपोजिशन स्कीम मिलती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी घड़ियों वाली, एक आदमी जो घड़ियों की सेल करता है, वॉचेस बेचता है, लेकिन साथ में वो रिपेयरिंग की सर्विस भी देता है,
तो क्या उसे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? क्योंकि वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी डील करता है। तो लॉ ने बोला है अगर वो सर्विसेज को एक लिमिट तक देता है, मेन फोकस गुड्स पर ही है, तो मिल जाएगी। अब उसको एक्सप्लेन कैसे किया है? एक कंडीशन तो ये है कि जो उसका प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो तो कंडीशन सेम रहेगी। प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो डज नॉट एक्सीड होनी चाहिए 1.5 करोड़, ये कंडीशन तो है ही है। इसके साथ साथ करंट ईयर में, इसके साथ साथ करंट ईयर में यानी कि हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में वो जो सर्विसेज दे रहा है, वो जो करंट फाइनेंशियल ईयर में सर्विसेज दे रहा है, एक मिनट, जो पिछले साल उसने एग्रीगेट टर्नओवर है वो एक तो 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और इसके साथ साथ इसका जो एक मिनट एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको, ठीक है? अभी इसको यही रख दो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूं। आ जाओ, यहां पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के नाम से मैंने इसको लिखा है, ठीक है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के नाम से आपको ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन हु डील्स इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, जो बंदा गुड्स में भी डील करता है सर्विसेज में भी करता है, मे ऑल्सो अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ सर्विसेज शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टर्नओवर इन ए स्टेट और यूटी इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसकी टर्नओवर है 145 लाख। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कि प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रोसीडिंग फाइनेंशियल में उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड नहीं करती, क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करता है। तो एक और कंडीशन है, पिछले साल उसने गुड्स में डील किया है और सर्विसेज में भी डील किया है। गुड्स में डील किया है मान लो 135 लाख और सर्विसेज में डील किया है 10 लाख। अब यहां पर ये जो है ना टर्नओवर 145 लाख, ये एग्रीगेट टर्नओवर को तो एक्सीड करनी नहीं चाहिए, बट ये हम लेते हैं टर्नओवर ऑफ अ स्टेट की, टर्नओवर ऑफ अ स्टेट। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है, ये टर्नओवर ऑफ अ स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट की टर्नओवर ले रहे हैं। समझ में आएगा? धीरे धीरे सुनते जाओ। तो गुड्स में डील करता है 135 लाख, सर्विसेज में डील करता है 10 लाख। तो बताओ अब ये बंदा खाली गुड्स में डील कर रहा है, गुड्स एज वेल एज सर्विस, सर गुड्स एज वेल एज सर्विस, तो क्या ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? क्या इसकी सर्विसेज थोड़ी सी हैं या काफी ज्यादा है? ये गुड्स फोकस्ड ही है या गुड्स फोकस नहीं है? इसके लिए उन्होंने बोला एक काम करो, आपकी जो टर्नओवर इन अ स्टेट है, जो आपकी टर्नओवर स्टेट की है 145 लाख, इसका 10% ले लो। हमने कहा जी 14.5 लाख और 5 लाख, इन दोनों में हायर कौन सा है? सर 14.5 लाख। इसका मतलब आप सर्विसेज अगर 14.5 लाख रुपए तक की भी दोगे तो हम ये मानेंगे आपने बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, हम आपको कंपोजिशन स्कीम दे देंगे। तो इस क्वेश्चन में नाउ ही इज एलिजिबल एज इज वैल्यू सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 14.5 लाख। वो तो 10 लाख की ही सर्विस दे रहा है, अगर वो 14.5 लाख की तक भी दे देता तो भी कोई इशू नहीं था, तो भी कोई इशू नहीं था। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लीजिए प्रोसीडिंग फाइनेंशियल में उसकी टर्नओवर 145 लाख है, लेकिन वो गुड्स में दे रहा है 125 लाख और सर्विसेज में दे रहा है 20 लाख। अब हम देखेंगे 10% उसकी टर्नओवर का जो है वो बनता 14.5 लाख और 5 लाख, हायर आ गया 14.5 लाख, लेकिन वो सर्विसेज दे रहा है 14.5 लाख से ज्यादा। तो भाई अब उसे करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। करंट फाइनेंशियल ईयर में वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं है, लेकिन उसकी टर्नओवर इन स्टेट जो है वो, उसमें जो सर्विसेज का एलिमेंट है वो टर्नओवर ऑफ स्टेट का 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर से भी ज्यादा है, तो उसको नहीं मिलेगी, तो उसको कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। स्टूडेंट कहता है जी मैं एक बात में कंफ्यूज हूं, ये क्या कह रहे हो आप? एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट, दो अलग अलग बातें कर रहे हो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। चिंता नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में नाउ ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एज इज वैल्यू ऑफ सर्विसेज एक्सीडिंग 14.5 लाख। एग्जाम्पल नंबर 3 में 2 स्टेट है। स्टेट 1 में मेरी टर्नओवर है 30 लाख, स्टेट 2 में मेरी टर्नओवर है 110 लाख और एग्रीगेट टर्नओवर है मेरी 140 लाख। तो नंबर 1 मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का वो 140 लाख है, इसलिए मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। एक कंडीशन पूरी हो गई, एक कंडीशन पूरी हो गई कि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 140 लाख है पिछले साल की। अब अगर मैं ओनली गुड्स में डील करता, ओनली गुड्स में डील करता, तो मुझे स्टेट 1 स्टेट 2 को देखने की जरूरत नहीं थी, मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल ही जाती। लेकिन मैं ओनली गुड्स में डील नहीं करता हूं, तो मुझे स्टेट की टर्नओवर देखनी पड़ेगी। स्टेट 1 की टर्नओवर 30 लाख है, इसमें मान लीजिए मैं गुड्स में डील करता हूं 26 लाख और सर्विसेज में डील करता हूं 40 लाख,
और स्टेट 2 में मैं इस तरीके से डील करता हूं, गुड्स में 100 लाख और सर्विसेज में 10 लाख। तो स्टेट 1 में मैं देखूंगा 10% ऑफ टर्नओवर, इस 30 लाख का 10% 3 लाख आ गया और 5 लाख हायर आ गया 5 लाख। मैं सर्विसेज दे रहा हूं 4 लाख की, मैं दे सकता हूं 5 लाख की, कोई इशू नहीं है। स्टेट 1 के लिए मैं एलिजिबल हूं। स्टेट 2 की बात करें तो इस 110 लाख का 10% 11 लाख और 5 लाख हायर आ गया 11 लाख। मैं तो दे रहा हूं 10 लाख की, मैं बिल्कुल सही दे रहा हूं, मैं यहां एलिजिबल हूं, मैं दोनों में एलिजिबल हूं। इसका मतलब फाइनली मैं एलिजिबल हूं फॉर कंपोजिशन स्कीम। फाइनली मैं एलिजिबल हूं फॉर कंपोजिशन स्कीम। यस, आई एम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं। लेकिन ये सारी बातें तभी करनी है आपको जब आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करते हैं। स्टूडेंट कहता है एक क्वेश्चन है हमारा, मैंने क्या, सपोज वो किसी एक स्टेट में एलिजिबल है और एक में नहीं एलिजिबल। सपोज ही इज एलिजिबल इन वन स्टेट बट नॉट एलिजिबल इन अनदर स्टेट, देन क्या होगा? देन ही विल फाइनली नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। वो कंपोजिशन स्कीम के लिए तभी एलिजिबल होगा जब वो स्टेट 1 में भी एलिजिबल है, स्टेट 2 में भी एलिजिबल है। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। मैंने करवा दिया आपको कि वो जो गुड्स में डील करता है उसको कंपोजिशन मिलती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है उसको फिर ये वाली कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि सर्विसेज के अंदर ना, सर्विसेज का जो एलिमेंट है वो 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ ए स्टेट और 5 लाख विच एवरेज हायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कर लिया वाला पॉइंट। अब एक लास्ट है एक्सप्लेनेशन। लास्ट क्यों बोल रहा हूं, सेक्शन 10(1) खत्म हो जाएगा इसे करने के बाद। मैं दिखा देता हूं, तो यहां पर देख लो, एलिजिबल कब होगा? जब वो 2 कंडीशनें पूरी करेगा। एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड होनी चाहिए, प्लस जो टर्नओवर इन ए स्टेट है, टर्नओवर इन ए स्टेट है उसके अंदर जो सर्विस का एलिमेंट है, सर्विसेज है, दैट शुड नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और ₹5 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सर एक क्वेश्चन पूछना आपसे, मैंने कहा पूछो। सर इस क्वेश्चन में आपने पहले एग्जांपल में टर्नओवर एग्रीगेट लिखी है, टर्नओवर इन स्टेट लिखी है, बताया नहीं आपने। मैं ये मान रहा हूं वो एक ही स्टेट में काम करता है, यही उसकी एग्रीगेट टर्नओवर है और यही उसकी टर्नओवर ऑफ स्टेट है। क्लियर? यस सर। लास्ट रह गया एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कहां लिखी है वो दिखा देता हूं। सर मैंने बिल्कुल इस तरीके से करवाया जैसे नोट बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। देखो ये आपने पूरा पढ़ लिया, नोट विद स्टैंडिंग से लेकर अब तक, और ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अब ये एक्सप्लेनेशन आ गया, जब इसे पढ़ेंगे कंप्लीट करेंगे सेक्शन 2 आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन, इसको अगर सीखना है तो आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरे साथ कि एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। देखो सर कुछ कुछ बातें मैं यहां क्लियर करूंगा इस एक्सप्लेनेशन में, और कुछ बातें मैं क्लियर करूंगा जब ये पूरा सेक्शन खत्म होगा ना, 10(2)(a), 10(3), 4, 5 जो भी है सारे खत्म होंगे, फिर 2 एक्सप्लेनेशन वहां भी लिखी हुई है तब क्लियर करूंगा। मान लीजिए ये आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है सर, और ये आपका फिर करंट फाइनेंशियल ईयर है। हाँ सर ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। मान लीजिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है वो डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, ठीक है सर। तो सर आप इस वाले फाइनेंशियल ईयर में जो मान लेते हैं 1 अप्रैल से शुरू हो रहा होगा, हाँ सर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा होगा, और मान लेते हैं यहां 31 मार्च खत्म हो जाता है, या यहां 31 मार्च खत्म हो जाता है, ठीक है 31 मार्च खत्म, ये 1 अप्रैल है 31 मार्च है, ये करंट फाइनेंशियल है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल की 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो इस साल आप एलिजिबल है फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये बात तो आपकी हमें समझ में आ गई है, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। सर कुछ बातें मैं आपको यहां क्लियर कर रहा हूं, और ये बातें आपको एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद 2 एक्सप्लेनेशन दे रखी है वहां भी काम आएंगी। तो मैं पहले बता रहा हूं आपको, फिर मत बोलना। देख लो आप, ये मैं करवा रहा हूं एक्सप्लेनेशन, लेकिन जब मैं इस पूरा सेक्शन खत्म कर दूंगा रूल से पहले पहले पूरा बेयर एक्ट खत्म करूंगा, पेज नंबर 6 पे आ जाता हूं, पूरा बेयर एक्ट खत्म करूंगा जब मैं, ये रहा वहां पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 लिख रखा है और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 भी लिख रखा है। ये 2 एक्सप्लेनेशन मैं तब करवाऊंगा जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, ये तब भी काम आएगा, ये तब भी काम आएगा, ध्यान रखना फिर, ठीक है ना। सर यहां आपका 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, और आपका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा 1.5 करोड़ से, तो आप एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम है, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम है। मैं बता दूं यहां पर भी इस साल भी आप 1.5 करोड़ तक ही
एलिजिबल रहेंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। मतलब अब यहां से आप टर्नओवर देनी शुरू करेंगे, टर्नओवर देनी शुरू कर देंगे, टर्नओवर 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 टर्नओवर। मान लो यहां पर आकर आपकी 1.5 करोड़ की टर्नओवर फिनिश हो गई, 1.5 करोड़ पूरा हो गया साल के बीच में ही, और आप अभी भी बिजनेस करे जा रहे हो, टर्नओवर टर्नओवर टर्नओवर, सेल करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो सेल तो आप करोगे, सेल थोड़ा ना रोकोगे। तो यहां पर आपका 1.5 करोड़ कंप्लीट हो गया, 1.5 करोड़ कंप्लीट हो गया। तो नंबर 1 मैं आपको बता दूं, जो ये वाला हिस्सा है 1.5 करोड़ के बाद वाला हिस्सा, इसके ऊपर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, सेक्शन 10 नहीं मिलेगा, आपको सेक्शन 9 लग जाएगा, सेक्शन 9 लग जाएगा। तो पहली बात तो ये फाइनल है कि कंपोजिशन स्कीम में 2 बातें होती है, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और इस साल भी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस साल अगर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड करेगा तो 1.5 करोड़ तक तो आप सेक्शन 10 का बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन 1.5 करोड़ के बाद आप सेक्शन 10 का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो यहां पर आप सेक्शन 9 का बेनिफिट ले सकते हो, सॉरी सेक्शन 10 का बेनिफिट ले सकते हो 1.5 करोड़ तक। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला? अब बात ये नहीं है, बात कुछ और है, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज करने वाला हूं वो कुछ और है। सर देखिए, जो लोग गुड्स में डील करते ना, जब ये लॉ बिल्कुल नया नया आया था, जब ये गुड्स फोकस था, ओनली गुड्स के लिए था, मतलब सर्विसेज का 10% वाला केस भी नहीं था, तो बड़े सारे ट्रेडर को इस स्कीम से निकाल दिया गया। क्यों? वो मैं आपको बताता हूं, सुनना पहले। बड़े सारे ट्रेडर को स्कीम से क्यों निकाल दिया गया, अब सुनना। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है और ये ट्रेडर है और ये सिंपली सामान बेचता खरीदता है, ठीक है। इस साल इसने 120 लाख रुपए की ट्रेडिंग करी हुई है, 20 लाख की ट्रेड किया हुआ है, 20 लाख की टर्नओवर है, या जितने की भी टर्नओवर है। इसके साथ ना इसने इंटरेस्ट कमाया है। इंटरेस्ट कैसे कमाया है? इसने एक्चुअली में बैंक के अंदर एफडी में पैसा जमा करवाया हुआ है, और बैंक एफडी के बदले इंटरेस्ट देता है, ये इंटरेस्ट देता है। तो अब ये गुड्स में भी डील करता है, क्योंकि मान लीजिए ये कोई भी काम, मान लो इसका किराना वाला है, कोई भी है, ये गुड्स में भी डील करता है। लोग कहते हैं तुम सर्विसेज में भी डील करते हो। इसने बोला मैं कौन सी सर्विस में डील करता हूं? बोले तुमने ब्याज भी पैसे दिए बैंक को? बोला हाँ दिया है। तुम्हें इंटरेस्ट मिला है? बोला हाँ मिला है। तो तुमने सर्विस दी है? तुमने सर्विस दी है। अरे भाई, जब तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है तो कंसिडरेशन मिल रहा है। इंटरेस्ट इज ए कंसिडरेशन किस बात का? तुमने क्या दी है? सर्विस दी है। बैंक में पैसा जमा करवाना, ब्याज बदले में मिलना, इट इज कॉल्ड सर्विस। और मैंने आपको ये बात करवा रखी है सर्विस वाले डेफिनेशन के अंदर। हालांकि मैंने ये भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी होता है, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी होता है, आपको याद होगा। लेकिन होता होगा एग्जेम्प्ट, सर्विस तो दी है ना आपने, सर्विस तो दी है ना आपने, सर्विस तो दी है ना, बदले में इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन सर्विसेज तो दी है ना आपने। आपने गुड्स प्लस सर्विस दी है, हम तो आपको जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम से बाहर करेंगे। सर सारे ट्रेडर रो पड़े, सारे ट्रेडर रो पड़े। बोले सर ऐसा तो कोई भी ट्रेडर नहीं होगा जो सर्विसेज बिल्कुल भी ना देता हो। बैंक में तो हर आदमी के पैसे जमा होते हैं, बैंक में ना होते तो कहीं बाहर दिए होते हैं ब्याज पे। किसी ने एक आधी दुकान खाली पड़ी है, वो दुकान किराए पर दे दी, तो आप तो बोलेंगे ये भी सर्विस दी है। बोले हाँ, अगर आप साथ में सर्विस दोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको छोड़ेंगे। तब 10% वाला केस नहीं था, 10% वाला केस नहीं आया था, तब तो ये था गुड्स फोकस्ड ओनली। अगर आप गुड्स में फोकस करोगे तो ही आपको स्कीम मिलेगी, अगर आपने सर्विस में फोकस किया तो आपको मिलेगी नहीं। आपने दोनों कैसे दे दी? तो सर बड़े लोग रोने लग गए। अब इन्होंने फाइनली इसका क्या निकाला, इन्होंने बोला ठीक है, हम समझ सकते हैं कि हर बंदा बैंक में पैसे जमा करवाता ही करवाता है, इंटरेस्ट आता ही आता है, और बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, ये हम जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो एग्जेम्प्टेड सर्विस है वो भी सिर्फ ये वाली इंटरेस्ट या डिस्काउंट वाली। डिस्काउंट मतलब या तो बैंक में जमा करवाता है या वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है इंटरेस्ट की तरह, वो होता है। ये भी एग्जेम्प्ट सर्विस होती है, ये भी एग्जेम्प्ट होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपने एग्जेम्प्टेड सर्विस दी है, चाहे वो बैंक में पैसे जमा करवाने वाली हो या बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंट मिला हो, वो वाला एग्जेम्प्टेड हो, हम इस पूरी सर्विस को इग्नोर करके चलेंगे। हम इस पूरी सर्विस को इग्नोर करेंगे, हम मानेंगे नहीं। पहले क्या था, 120 लाख है, मान लो ये 40 लाख था, टोटल 160 लाख हो गया। बोले इसे इग्नोर ही कर दो, हम मानेंगे आपने सर्विसेज 20 गुड्स आपने 20 लाख का ही डील किया है। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज जो है इंटरेस्ट के थ्रू, जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है उसको कंप्लीटली इग्नोर किया जाएगा, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, कहीं भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, कहीं भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, कहीं भी। मेरी बात समझो आप, आपको मैं समझाता हूं। देखो तो आप बताओ, अगर आप यहां पर हो तो आपको कितनी टर्नओवर अलाउड है? 1.5 करोड़ की। यहां पर 1.5 करोड़ तक की अलाउड है। 1.5 करोड़ से ऊपर गए तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। मान लो आपने जो डील किया
वो गुड्स या गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों में मिलाकर डील किया 1,40,00,000 में। ये गुड्स प्लस सर्विसेज का मतलब है वो 10% के अंडर 1,40,00,000 में, और साथ में आपने इंटरेस्ट वाली सर्विस भी दी है, और ये आपकी आती है 20 लाख, तो ये तो 1.60 लाख हो गया, 1.60 करोड़ हो गया। मतलब क्या ये आप स्कीम से बाहर हो गए? नो, आप इसको इग्नोर करेंगे, इसको देखेंगे नहीं। हम सिर्फ गुड्स प्लस सर्विस देखेंगे। इंटरेस्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या एग्जम्प्टेड सर्विसेज है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम 1.5 करोड़ निकालते समय सिर्फ और सिर्फ वो देखेंगे जो इंटरेस्ट वाली है, उसको हटा के देखेंगे, इंटरेस्ट को देखना ही नहीं है। देखो मैं दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है लॉ में लिखा हुआ है। अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊं पूरी एकदम शुरू से, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोवाइजो, अभी वो आपने पढ़ा ना, द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सारी एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं, सिर्फ वो वाली विच इज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट। तो एग्जेम्प्ट सर्विस जो जिसका कंसिडरेशन इंटरेस्ट या डिस्काउंट है, शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और यूटी। जो आप अपनी स्टेट और यूटी में टर्नओवर निकाल रहे हैं उसके अंदर उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट और डिस्काउंट शैल नॉट बी काउंटेड वाइल कैलकुलेटिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर लिमिट ऑफ 1.5 करोड़। जो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक की सर्विसेज दे सकते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक की सर्विसेज दे सकते हैं, उसको देते समय इंटरेस्ट और डिस्काउंट की अगर आपने कोई मिला है, वो जो सर्विसेज है उनको इग्नोर किया जाएगा, उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। सर ये लिखा हुआ है इसके अंदर, आपको दिखा देता हूं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन सेम मैंने लिखा हुआ है यहां पे। फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोवाइजो द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। गाइस प्लीज टेल मी सेक्शन 10(1) इज क्लियर और नॉट क्लियर। सेक्शन 10(1) आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आई होप आप लोगों को सेक्शन 10(1) क्लियर हो गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन 10(2), 10(2)(a), फिर आगे जो भी सेक्शन बचे हुए वो पढ़ेंगे, फिर रूल 3 to 7 भी है हमारे पास। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, बैलेंस वी विल डू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।